कलम लीला सुनने वालों का अभिनंदन। आज आप कलम लीला में सुन रहे हैं मुझे यानी चैताली थानवी को, और मैं आपको सुनाऊंगी अपनी लिखी कहानी मैना की शादी। मैना की शादी की उम्र हो गई है और उसके रिश्तों की चर्चा भी शुरू हो गई। पर क्या एक बार किसी से मिलने से ये तय हो जाता है कि वही आपका जीवन साथी है? क्या मैना की स्ट्रिक्ट दादी उसे लड़के से बात करने देगी? क्या मैना को अपना तोता मतलब जीवन साथी मिलेगा? जानने के लिए सुनिए मैना की शादी। संडे की शाम के वक्त आसमान की लाइट डिम होते ही दादी गलियारे में बैठ जाती और जोर से आवाज लगाती, ओह मैना, इधर आ तेल लगाओ। चिढ़कर आखिर मैना को तेल लगाने बैठना ही पड़ता। भले ही मैना 25 साल की हो गई थी, फिर भी दादी के लिए तो बच्ची ही थी। घर में ठीक है, लेकिन दादी उसे जोर जोर से सबके सामने मैना मैना कहती तो उसे बहुत बुरा लगता। वो चाहे जितना भी कह ले, दादी मैना नहीं मीनाक्षी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। पर दादी तो उसे मैना ही बुलाती। मैना को भृंगराज तेल की खुशबू पसंद हो या ना, दादी तो उसके सिर में यही तेल लगाती। घर में सब गलियारे को दादी का टोल नाका कहते। वहां बैठे घर से बाहर कौन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, दादी पूरा ध्यान रखती। बाहर जाने से पहले उन्हें दादी को हाजिरी देनी ही पड़ती। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, रिक्शा से जा रहे हो, बस से जा रहे हो? उनके सवाल कभी खत्म ही नहीं होते। मैना को पिक्चरें देखने का बहुत शौक था, लेकिन बड़ी सी जॉइंट फैमिली में भला कोई अकेले पिक्चर देखने जा पाता है? चाचा चाची भैया भाभी चिंटू पिंकी सब चलते। एक पिक्चर के लिए उस घर में सबसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती। जब चाचा फ्री होते तब भैया का ऑफिस होता, जब संडे होता तो गोलू की पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती। फिर भी सब मिलकर पिक्चर देखते जरूर, पर तब जब वो टीवी पर आ जाती, सारे के सारे दादी की आंखों के तारे थे। थोड़ा भी उनकी आंखों से ओझल होते तो उनके दिमाग में रात के 9 बजे वाला क्राइम शो चलने लगता था। कभी भी मैना को या उसके भाइयों को उन्होंने पिकनिक तक जाने नहीं दिया। कॉलेज के बाद जब मैना ने टीचर की जॉब करने की सोची, तब दादी ने सब स्कूल की लिस्ट मंगवाई। फिर उनमें से घर के सबसे पास वाले स्कूल को चुना। मैना जब भी तैयार होकर स्कूल पढ़ाने के लिए निकलती तो दादी का टोल नाका तोड़कर भागने की कोशिश करती, पर दादी पकड़ ही लेती और फिर टैक्स देना पड़ता। रोज नई ड्रेस, कितनी है तुम्हारे पास? इतने भारी झुमके, चमड़ी लटक रही है पूरी, मुझे क्या लेते, मैं ही कान खींच देती इससे अच्छा। इतना बड़ा घाघरा क्यों पहना है? उस स्कूल में बच्चों के पीछे भागेगी तो गिर जाएगी। मैना के पूरे फैशन का कबाड़ा कर देती। उसे बड़ा गुस्सा आता, मन करता दादी को बोले, मैं पीटी टीचर नहीं हूँ जो स्कूल में भागूंगी दादी, और ये झुमके फैशन है, दादी आप नहीं समझोगी। पर जब दादी समझेंगी ही नहीं तो बोलने का क्या फायदा। पूरे दिन वो जितना भी दादी से मुंह चिढ़ा कर बैठे, रात को जब पूरे घर में सिर्फ उसे ही दादी बादाम और केसर वाला दूध देती तो उसका पूरा गुस्सा पिघल जाता। जब भी किसी बात से मैना का मन खराब होता तो वो किसी को बताती ही नहीं। रात को चुपचाप दादी की गोद में सिर रखकर सो जाती। दादी भी उससे कुछ नहीं पूछती, वो मैना का मन समझती थी। कभी कभी उसे लगता दादी उसे कितना समझती है, कितना सोचती है, और कभी कभी लगता कुछ ज्यादा ही सोचती है। लेकिन आजकल मैना बिना वजह ही चिड़चिड़ी से रहने लगी थी, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ एक ही बात चलती, मैना की शादी। इतिहास गवाह है
किसी भी कामकाज इंसान को इस समाज ने अकेले नहीं रहने दिया। मैना की भी अब शादी की तथाकथित आयु आ चुकी थी, इसलिए अब उसकी शादी की चर्चा होने लगी थी। पर इन सब बातों से मैना का मन जैसे उलझन में फंस गया था। नहीं नहीं नहीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और उसके लिए तो सारी प्रेम कथाएं काल्पनिक ही थीं, जिनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी वो शादी के नाम से परेशान हो जाती थी। उसके लिए शादी मतलब रोज भाभी के जैसे जूड़ा, बिंदी, चूड़ी सब पहनकर तैयार होना, माँ के जैसे पिछले महीने से लेकर दिसंबर तक के दूध का हिसाब याद रखना, चाची के जैसे पड़ोसियों के पास दूध चीनी में गए अपने बर्तन याद से वापस लेकर आना, किसकी ननद के चाचा की बहन की बेटी उसकी क्या लगे ये सब याद रखना, अपने कपड़े खुद संभालना, संडे को भी बाल बनाना और सबसे मुश्किल एक अजनबी के साथ नई जगह जाना। वो इसी उलझन में थी कि उसे पता चला कल संडे के दिन शर्मा जी आने वाले थे अपने बेटे आकाश के साथ मैना से शादी की बात करने। उसे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। क्या एक बार मिलने से पता चलेगा कि उस लड़के के साथ वो पूरी जिंदगी बिता सकती है या नहीं? कैसे होता है ये? उसे समझ ही नहीं आ रहा था। दादी 9 साल की थी जब उनकी शादी हुई। उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनकी शादी हो रही थी। उन्होंने बताया कि उन्हें तैयार होने के लिए अलग कमरा भी नहीं मिला। सारे कमरे चाची और भाभीयों ने ले रखे थे। उन्हें बस ऐसे ही कपड़े पहनाकर बिठा दिया था मंडप में, और अब तक मलाल है उन्हें इस बात का। उसकी चाची बोली, बेटा तुम मिलोगी तो सही ना। मैं तो उन्हें देख भी नहीं पाई। शादी के एक दिन बाद देखा मैंने उन्हें। मैना बोली, भाभी भी भैया से नहीं मिली थी क्या? भाभी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं है, 1-2 बार उन्होंने फोन किया था, एक बार दिवाली पर और दूसरी बार रक्षाबंधन पर। कॉल भी उन्होंने अकेले नहीं किया, सब परिवार किया था। अब इतने लोगों के सामने क्या ही बात करते। आज के शुभ दिन की बधाई, बस यही कहकर मुंह में दही जमाई, कुछ और बोल ही नहीं पाए। मैं ना हंस पड़ी। भाभी भैया ने रक्षाबंधन के दिन भी फोन किया। भाभी बोली, अरे सिर्फ त्योहारों पर ही तो बात करने का मौका मिलता था, जो भी त्योहार मिले फोन कर लो। तू तो लकी है, सामने से मिल रही है, घर आ रहा है कल। ये सुनकर मैना की हंसी उड़ गई और दिल धम से बैठ गया। क्या होगा कल? वो क्या बात करेगी? अगर सामने दादी बैठ गई ना तो उसका पूरा ध्यान इसी बात पर जाएगा कि कहीं साड़ी ज्यादा ऊपर नीचे तो नहीं बांध दी। अगर झुमके ज्यादा बारी पहन लिए तो दादी सबके सामने ये ना कह दे, इधर आ मैं ही खींच दूं तेरे कान। उसे मिलना ही नहीं था किसी से। वो यही सोचने लगी, काश कल वो लोग न आए या संडे ही न आए। मैना सुबह उठी तो हैरान हो गई। उसका घर किसी टीवी सीरियल का सेट लग रहा था। ड्राइंग रूम में मखमल वाला कारपेट बिछा हुआ था, टेबल पर टेबल कवर था। किचन में एक तरफ मठरियां तली जा रही थी तो दूसरी तरफ चतुर्भुज के गुलाब जामुन थे। चाचा और चाची कांच का डिनर सेट निकाल रहे थे, जो उन्होंने दिवाली पर भी नहीं निकाला था। मैना को देख उसकी माँ बोली, तूने ब्रश किया? मैना ने ना में सिर हिलाया। फटाफट ब्रश करके नहा ले, और सुन, बाहर बेसिन में नलके के पास नया साबुन रख देना। वो हाथ मुंह धोए तो और न तौलिया नहीं निकालना, यूज किए हुए मत रखना। और साबुन वो निकालना जो तेरे मामा लाए थे ना सिंगापुर से। मैना चिढ़कर बोली, हाँ हाँ, साथ में इत्रदानी और गुलाब की माला भी रख दो स्वागत में। माँ चिल्लाई, तू जाकर तैयार हो, वही काफी है। थोड़ी ही देर में चाय और नाश्ते के दौरान मैना और आकाश दोनों अपने अपने परिवारों से घिरे बैठे थे। खांसी और खराश की खामोशी को तोड़ते हुए आकाश बोला,
आपका नाम क्या है? मैना ने सोचा, ये क्या फालतू सवाल पूछ दिया, नाम तो पता ही होगा। वो बोली, मैना नहीं, मीनाक्षी। वो मुस्कुराया और बोला, मैना, स्वीट। मैना को तो गुस्सा आ गया कि इस दांत निकाल के हंस रहा था। फिर उसने दूसरा सवाल किया, आप पिक्चरें देखते हैं? पिक्चरें सुनकर मैना एक्साइटेड हो गई। उसे कहना था कि उसे तो पिक्चरों का बहुत शौक है। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों पर तो पीएचडी की हुई है उसने। उसका बस चले ना तो सारी पिक्चरें फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है। लेकिन वो सबके सामने इतना सब कुछ बोल नहीं पाई, तो वो आखिर ये बोली कि टीवी पर आते हैं तो देख लेती हूँ। टीवी पर? अच्छा। आकाश भी इतने रिश्तेदारों के बीच जैसे कुछ कहते कहते रह गया और मुलाकात खत्म भी हो गई। पर उसने कितने सवाल सोच रखे थे जो उससे वो पूछना चाहती थी। जैसे कि उसे किसी के ना बर्थडे याद नहीं रहते। अगर वो उसका बर्थडे भूल जाए तो क्या वो गुस्सा करेगा? वो माँ के जैसे घर नहीं संभाल पाई तो वो संभाल लेगा ना? पर वो बात ही नहीं कर पाई। मेहमानों के जाने के बाद सब टीवी सीरियल के सेट को वापस घर बनाने में लगे हुए थे। वो उन सब से दूर जाकर बैठी। मोबाइल देखते देखते अचानक उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोला। फिर इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फटाफट आकाश की प्रोफाइल ढूंढना शुरू की। कितनी अलग अलग जगहों पर तस्वीरें थी उसकी। माउंट आबू में पहाड़ चढ़ते हुए, दार्जिलिंग में किसी झील के पास मोमोज खाते हुए, और एक तो जंगल में भी थी। मैना ने सोचा, ये तो बड़ा एडवेंचरस लड़का है। यहाँ तो गोल पार्क जाने में भी कितना सोचना पड़ता है। कब जाएं, रिक्शा से जाएं, स्कूटर से जाएं, और जाने से पहले चिवड़ा और मुरमुरे भी लेने पड़ते हैं। दादी बाहर का खाने नहीं देती ना। चाचा चाची को प्रीति भोजनालय जाने के लिए भी बैंक का बहाना करना पड़ता है। उसकी दुनिया ही अलग थी। क्या मैना उस दुनिया में फिट बैठ पाएगी? अगली सुबह जब वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए कपड़े निकाल रही थी तो भाभी हाथ में मुल्तानी मिट्टी का लेप लेकर आई और बोली, कितने पिंपल्स हो गए हैं तुझे, ये लगा ले। मैना हैरानी से बोली, भाभी यू नो ये फालतू की चीजें मैं नहीं लगाती। भाभी मुस्कुराई और बोली, बेटा नहीं लगाती थी पर अब लगानी पड़ेंगी। ये सब चीजें फालतू है ना, अभी लग रही है तुझे, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाद में तू मुझे थैंक यू बोलेगी। भाभी के लेप की वजह से उसका छोटा भाई चिंटू उसे भूत भूत कहकर चिढ़ाने लगा। उसे स्कूल जाने में भी देर हो गई। जब स्कूल से थककर घर पहुंची तो देखा चाची टेबल पर रखे उसके पर्स को खंगाल रही थी। उसमें से टिफिन निकालकर बोली, इसके अंदर छोटी डिब्बी भी थी सब्जी डालने की, वो कहाँ है? मैना ने कहा, वो पता नहीं। चाची बोली, घर चलाना अब सीख ले। बर्तनों की अलमारी हो अच्छे से जमी तो घर में ना आवे कोई कमी। गांठ बांध ले इसको, अब डिब्बी ढूंढ के देना। मैना की माँ अभी से उसकी विदाई के बारे में सोच सोच कर दिन में 2-3 बार तो रो ही लेती। चाचा जी भी ऑफिस से आते वक्त मैना के लिए कभी कचौड़ी कभी रसगुल्ले लेकर आते। पर ये सारी चीजें मैना को घर से दूर जाने का एहसास दिलाती। सिर्फ एक दादी ही थी जो एकदम वैसी थी। वैसे ही उसे बड़े बड़े झुमके पहनने पर डांटती और वही संडे को तेल लगाती। एक दिन आकाश के यहाँ से फोन आया और घर का माहौल ही बदल गया। सुबह शाम चल रही शादी के ट्यूटोरियल की सीडी जैसे पॉज हो गई थी। उसे पता चला कि आकाश उससे मिलना चाहता है फिर से। अगले दिन इस मैटर को डिस्कस करने के लिए भाभी के रूम में अनौपचारिक बैठक हुई।
मैना की माँ और भाभी पलंग पर आलकी पालकी मारकर बैठी थी और पापा भाई के रूम में ऐसे बेचैन बैठे थे जैसे ये उनका घर ही ना हो। मैना दरवाजे के पास चुपचाप खड़ी थी। भैया अखबार लेकर कमरे में आए। पर पेज 7 कहाँ है? उसमें मेरे ऑफिसर डगाराम के ट्रांसफर की खबर आनी है। भाभी बोली, आप ना ऑफिस में ही रहो ढंगाराम धूलाराम के साथ। घर में क्या हो रहा है पता है? भैया ने अखबार परे करते हुए कहा, मैना और आकाश ना मिलवा दो। भैया के कहने पर पापा बोले, ऐसे कैसे मिलवा दो? चलो माना, आजकल कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैना कंफर्टेबल फील ना करे ऐसा कुछ नहीं करना। भैया मैना की तरफ देखकर बोले, मैना तुझे मिलना है? मैना ने पापा को देखा, फिर भैया को, फिर चुपचाप सिर हाँ में हिला दिया। उन दोनों का मिलना तय हो गया। आखिर मैना अपने मन में चल रहे सारे सवाल, सारी उलझन आकाश से मिलकर दूर करने वाली थी। बात करके ये तय हुआ कि मैना और आकाश संडे सुबह को जलजौब चौराहे वाले गोल पार्क में मिलेंगे। ये बात घर में सबको पता थी, सिवाय दादी के। उन्हें ये कैसे बताएं किसी को समझ नहीं आ रहा था। छोटी मोटी बात थोड़ी इधर उधर करके दादी को बताना तो ठीक था, लेकिन इतनी बड़ी बात उनसे छुपाना, ये मैना की माँ को सही नहीं लग रहा था। वो बोली, अब दादी से बात कर ही लेते हैं। भाभी लगभग चिल्लाते हुए बोली, नहीं, वो तो टीवी में अगर हीरो हीरोइन भी अकेले बैठे हो तो चैनल चेंज करवा देती है, इन दोनों को कहाँ से मिलने देंगी? माँ ने जब भाभी को देखा तो भाभी ने नजरें झुका ली। मैना बोली, दादी हाँ ही नहीं करेगी, करेंगी तो फिर शर्त रख देंगी कि तू साड़ी ही पहनेगी और तू हम सबके सामने ही बात करेगी। मैंने हर बार दादी की वजह से कॉम्प्रोमाइज किया है, इस बार नहीं। मैना की माँ बोली, पर झूठ? वो माँ को काटते हुए भाभी बोली, झूठ कहाँ बोल रहे हैं, बस बता नहीं रहे। ठीक है कहकर माँ ने आखिर हामी भर दी। चल मेरी मैना, कल उड़ना है तुझे अपने तोते के संग। भाभी ने कहा तो मैना को अजीब लगा। अभी कैसे कह सकते हैं कि वही उसका तोता है, मतलब उसका जीवन साथी है। अगले दिन मैना और भाभी दरवाजे के पास जाकर रुक गई। टोल नाके पर, मतलब बाहर गलियारे में, दादी बैठी थी। दादी पालक साफ करने में बिजी थी। उनका पूरा ध्यान पालक के पत्तों में जाता देख भाभी ने मैना को बाहर जाने का इशारा किया। वो धब्बे पांव धीरे धीरे घर के गेट की तरफ बढ़ने लगी। अचानक उसे पीछे से आवाज आई, अरे मैना, किधर किधर जा रही है, इधर आ। मैना उदासीन होकर बिना पलटे बोली, जी दादी। भाभी बीच बचाव करते हुए बोली, अरे कद्दू कद्दू लेने जा रही है, माँ किचन में बिजी, चाची लीना आंटी के यहाँ गई और मुझे तो कपड़े सुखाने, तो मैंने ही इसको बोला। दादी बोली, इसे कैसे पता चलेगा कौन सा कद्दू अच्छा है कौन सा खराब? मैं सिखाऊंगी तुझे, चल 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 मेरे साथ चल। ये सुनकर मैना के सपनों के सारे पर तार तार हो गए। उसे बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में वो बोल ही पड़ी, नहीं नहीं जा रही मैं कद्दू लेने। झूठ बोल रही है भाभी, और ये पहली बार झूठ नहीं बोल रही। दादी हैरान होकर बोली, क्या? मैना बोली, हर बार अपने मन का करने के लिए उन्हें झूठ ही बोलना पड़ता है। सिर्फ भाभी नहीं, चाचा चाची आपसे झूठ बोलते हैं जब वो प्रीति भोजनालय में खाना खाने जाते हैं। मम्मी ने भी कल अपनी साड़ी की कीमत आपको गलत ही बताई थी। सबको अपने मन का करने के लिए झूठ ही बोलना पड़ता है दादी, और मुझसे ये नहीं होगा। मैं आकाश से मिलने जा रही हूँ, उसने बुलाया है। दादी के चेहरे पर तेज गुस्सा था। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, जा वापस कमरे में।
मैना दादी के सामने इतना बोल तो गई, लेकिन उनके बात के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। क्या उसका आकाश से मिलना गलत था? क्या उस शख्स से एक बार भी नहीं मिलना चाहिए जिसके साथ शायद अब पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं? क्या उसने कुछ गलत मांग लिया था? अपने कमरे में बैठे मैना को दादी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने पूरा दिन दादी से कोई बात नहीं की, रात को भी खाना नहीं खाया। वो गुमसुम सी छत पर बैठी थी। तभी उसने देखा दादी छत की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रही थी। दादी कभी छत पर नहीं आती, उनके घुटनों में दर्द रहता था। इस वक्त भी उन्हें मुश्किल हो रही थी सीढ़ियां चढ़ने में। मैना उनकी मदद करने आगे बढ़ी तो दादी ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। वो वापस बैठ गई। दादी भी उसके पास आकर बैठ गई। मैना को समझ नहीं आ रहा था वो दादी से क्या बात करे। दादी भी बात नहीं कर रही थी, बस झिंगुर की चूं चूं थी। दोनों चुपचाप सामने बुझी हुई स्ट्रीट लाइट देख रही थी। अब तक जली नहीं है। दादी की तरफ से आए सवाल ने अचानक झिंगुरों की आवाज बंद कर दी। दादी फिर बोली, गली में अंधेरा हो गया है, ऐसे तो कोई कंप्लेंट क्यों नहीं करता? वक्त पर कर देनी चाहिए। मैना ने दादी को देखा, वो अपने घुटनों को दबा रही थी, बहुत परेशान लग रही थी। सब उसकी वजह से हो रहा था। उसने सोचा, क्यों उसने दादी से इस तरह से बात की? क्या जरूरत थी? कोई बहाना करके चली जाती जैसे सब जाते हैं। उन्हें कितना बुरा लगा होगा। ये सब सोचते हुए मैना की आंखें थोड़ी नम हो गई। सॉरी दादी, मैना ने भरे हुए गले से कहा। सॉरी? मुझे आपसे इससे बात नहीं करनी चाहिए थी दादी। दादी मुस्कुराई तो मैना ने अपना सिर दादी की गोद में रख दिया। दादी मैना के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, सही किया रे तूने। सब मुझसे झूठ बोलते आ रहे थे, तूने तो सच बोला। मैं तो बस चाहती हूँ जितना बुरा वक्त मैंने देखा वो मेरे बच्चे न देखें। जो मुझे नहीं मिल पाया वो मेरे बच्चों को मिले। लेकिन ये कभी सोचा नहीं, बच्चों को चाहिए क्या? गलत किया। मैना ने दादी का हाथ अपने सिर से हटाकर अपनी हथेली में भर दिया और बोली, नहीं, कुछ गलत नहीं किया। आप बहुत अच्छे हो, बस। तो गई नहीं तो गुस्सा हुआ होगा आकाश? दादी के सवाल से वो हैरान हो गई। वो बोली, पता नहीं। दादी ने पूछा, तुझे मिलना है? उसने उदास मन से जवाब दिया, पता नहीं। पता नहीं तो पता कर। कल शाम को 6 बजे गोल पार्क में उससे मिलकर पता कर। ये सुनकर मैना उठ खड़ी हुई। वो हैरान होकर बोली, मतलब आपने उससे बात कर ली? मेरी बच्ची की शादी की बात है, छोटी बात थोड़ी है। ऐसे कैसे बिना बात किए बिना जाने फैसला ले? मैंने हर बार अपने मन को मार कर जिया, लगा यही सही है। बड़े मलाल रहे मुझे मेरी जिंदगी में, पर ये तेरी जिंदगी है और मैं नहीं चाहती तेरे मन में कोई भी मलाल रहे। मैना ने दादी को कसकर गले लगा लिया। दादी बोली, एक शर्त है। मैना ने हैरानी से पूछा, क्या? तो मुझे कल जो तेरी माँ साड़ी लाई थी वो कितने की है? सच सच बताएगी। और तेरे चाचा चाची भोजनालय कब जाते हैं? मुझे कैसे पता नहीं चलता? देख, तू सब मुझे बताएगी। मैना हंसकर बोली, दादी। दोनों दादी पोती बच्चियों की तरह खिलखिलाकर हंस दी। ये थी मैना की शादी।
कलम लीला में अभी आपने सुनी चैताली थानवी से उनकी लिखी कहानी मैना की शादी। आपको कैसा लगा ये हमें प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पसंद आई तो आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे पढ़ भी सकते हैं। कलम लीला से ऐसे ही पुस्तक अंशों या कहानियों को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, आभार।